शोखी किसी में है न शरारत है अब, बच्चे हमारे दौर में संजीदा हो गए। कुछ ऐसी ही होने वाली है आज की ये कहानी की शुरुआत में हम हेनरी को देखते हैं, जो सालों की आर्मी सर्विस के बाद शहर वापस आया था, लेकिन अब वो अपना हाथ टीचिंग लाइन में आजमाना चाहता है। अब समस्या ये थी कि उसे टीचिंग का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था और इंटरव्यू के दौरान प्रिंसिपल ने ये मन बना लिया था कि वो उसे रिजेक्ट करने वाले हैं। लेकिन हेनरी के पास आर्मी ऑफिशियल से रिकमेंडेशन लेटर होता है, जिसे देखने के बाद प्रिंसिपल आसानी से उसे वो जॉब ऑफर करता है। लेकिन यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली थी। वो उसे ऐसी बिगडैल क्लास हैंडओवर करता है जिसे आज तक पीटी वाले सर भी नहीं सुधार पाए। जी हाँ, उसे मिलता है सेक्शन डी, और ये कितना बदनाम होने वाला है वो तो आप समझ ही गए होंगे। और पहले ही दिन जब वो क्लास में एंटर होता है तो वो सारे बालक खुद में ही मग्न होते हैं, उसे कोई अटेंशन ही नहीं देता। कोई क्लास में पढ़ा सो रहा है तो कोई गाना गा रहा है और आधे बच्चे तो गेम्स खेलने में लगे हैं। हेनरी के एंटर होने पर सभी उसे इग्नोर कर रहे थे, इसलिए वो एक एक के पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसे रिएक्ट करते हैं कि वो उसे सुन ही नहीं सकते। और जब कोई उसका रिप्लाई नहीं करता तो वो अपना इंट्रो देकर पढ़ाना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी हैंडराइटिंग देखकर वो सभी जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। और इन शैतानों का लीडर उसे कॉल करके क्लास से जाने को कहता है। अब धीरे धीरे पानी सर से ऊपर जा रहा था, इसलिए हेनरी एक रबर और चौक की मदद से फायर स्प्रिंकलर पर एम करके सटीक निशाना लगाता है, जिससे पूरी क्लास में पानी पानी हो जाता है और सभी शैतान बालक उसकी तरफ अटेंशन देते हैं और वो अपनी क्लास में उनका वेलकम करता है। इसके बाद हम क्लास के 5 सबसे शरारती स्टूडेंट्स को देखते हैं, जो पढ़ाई में नीचे से टॉप करते हैं और वो स्पोर्ट्स रूम में बैठकर स्मोक कर रहे थे, जिनका लीडर था जैक। लेकिन जैक की क्रश ए सेक्शन से होती है और उसके दोस्त उसकी ही तस्वीर दिखाकर उसकी टांग खींच रहे होते हैं। तभी वहाँ ए सेक्शन के कुछ अमीर बाप की औलादें पहुंच जाती हैं, जो स्कूल की बास्केटबॉल टीम के प्लेयर होते हैं। वो सभी मिलकर जैक की गरीबी का मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन शैतानी में तो जैक भी उनका बाप था और अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो उनके बास्केटबॉल ट्रैक पर बॉटल फेंक देता है, जिससे उनकी टीम का कैप्टन ही गिर जाता है और उसे गहरी चोटें आती हैं। लेकिन जैक और उसके साथी ये देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी इंग्लिश वाली मैम उनकी ये हरकत देख लेती हैं और वो उन्हें पनिश करती हैं और मैम को सबक सिखाने के लिए वो उनके साथ भी एक छोटा सा प्रैंक कर देते हैं। और उनका प्रिंसिपल अब काफी परेशान होता है, क्योंकि स्कूल का रिजल्ट काफी सालों से गिरता ही जा रहा था और डी सेक्शन ने तो स्कूल की नाक कटा दी थी। और वहाँ एजुकेशन बोर्ड के कुछ ऑफिसर स्कूल की कंडीशन चेक करने आते हैं कि वहाँ के प्रिंसिपल ने स्कूल का कितना फंड कहाँ यूज किया है। यहाँ अगले ही दिन शैतानों ने हेनरी के लिए जाल बिछाया था कि जैसे ही वो क्लास में एंटर हो तो पानी से भरा हुआ एक बकेट उसके ऊपर पलट जाए। लेकिन वो भूल गए थे कि हेनरी एक सोल्जर रह चुका है और उम्र 44 हो या 56, जवान जवान ही होता है। वो बड़ी ही फुर्ती के साथ बकेट को किक करता है, जिसे देखकर शैतान बालकों के होश उड़ जाते हैं और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और इसके बाद हेनरी जैक के पास आकर उसका सिगरेट का पैकेट मांगता है और ये देखकर जैक हैरान हो जाता है। लेकिन हेनरी जूफा से सिगरेट के बारे में 3 बातें पूछता है और उसका सही जवाब देने पर उसे क्लास बंक करने की परमिशन भी मिल जाती है। और ये देखकर सारे बच्चे जोर जोर से बेंच को बजाने लगते हैं और पूरी क्लास को क्लास बंक करने की मांग करते हैं। और इसके बाद हेनरी सभी की बेंच पर एक एक सिगरेट रखकर उन्हें बोर्ड पर उससे होने वाले नुकसान के बारे में समझाने लगता है और वो सबको बताता है कि सिगरेट हमारे लंग्स के लिए कितना हानिकारक है। पहली बार वो सभी उसकी बात इतनी ध्यान से सुन रहे थे और जब क्लास ओवर होती है तो वो सबसे सिगरेट वापस ले लेता है। लंच के दौरान ए सेक्शन का एक शैतान लड़का जैक के दोस्त को पैर अड़ाकर कैफेटेरिया में गिरा देता है, जिससे दोनों ही ग्रुप्स के बीच बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता है और पूरे कैंटीन की वो लोग ऐसी तैसी कर देते हैं, जिससे स्कूल की प्रॉपर्टी का भी बहुत लॉस होता है और साथ ही उन्हें भी काफी चोटें आती हैं। यहाँ प्रिंसिपल हेनरी को बताता है कि मारपीट की शुरुआत तुम्हारी क्लास के बच्चों ने की थी, इसलिए तुम्हारे 5 बच्चों को टेम्परेरी सस्पेंड किया जा रहा है। प्रिंसिपल रूम से बाहर आने पर वो देखता है कि इनका मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है और जैक अभी भी उन बच्चों से लड़ रहा होता है और वो फौरन बीच बचाव करने की कोशिश करता है। लेकिन जैक स्कूल स्टाफ पर ही ब्लेम करते हुए कहता है कि वो गरीब और अमीर देखकर भेदभाव कर रहे हैं, जबकि लड़ाई की शुरुआत उन लोगों ने की थी। और स्कूल खत्म होने के बाद हेनरी उन 5 स्टूडेंट्स की जानकारी चेक करता है और उनके बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि लिस्ट में पहला नाम जूफा का है, जो एक पाकिस्तानी रिफ्यूजी है, इसलिए उसके साथ स्कूल में भेदभाव होता है। और जूफा को सिर्फ म्यूजिक से प्यार था और वो बड़ा होकर एक बहुत ही अच्छा म्यूजिशियन बनना चाहता है।
लिस्ट में दूसरा नाम डैरन का था, जो एक लड़की थी, लेकिन बचपन से ही उसने लड़कों वाली जिंदगी जी थी, क्योंकि जब वो पैदा हुई थी तब उसके डैड जरा भी खुश नहीं हुए, क्योंकि उन्हें लड़की नहीं लड़का चाहिए था और उसका पूरा बचपन अपने पापा से प्यार की उम्मीद में ही निकल गया था और इसके लिए ही वो हमेशा लड़कों की तरह रहा करती थी। तीसरे और चौथे नंबर पर ब्रूस और क्रिस थे और वो दोनों सगे भाई थे, लेकिन बचपन में ही उनकी मॉम किसी और के साथ भाग गई थी और उन्हें माँ का प्यार नहीं मिल पाया था। साथ ही उनके माँ के जाने के बाद उनके पिता शराब की लत में फंस गए। ब्रूस को वीडियो गेम्स की बहुत बुरी लत होती है और वो सारा दिन इसी में लगा रहता है। दूसरी ओर बड़ा भाई क्रिस स्टोर पर काम करता है ताकि वो घर का खर्च चला सके। लिस्ट में आखिरी नाम था जैक का, लेकिन स्कूल की किसी भी फाइल में उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक एक होटल में वेटर का काम करता है, जहां कुछ MMA फाइटर्स पार्टी कर रहे थे और वहां पार्टी में ड्रिंक सर्व करने के दौरान जब जियानिंग का ध्यान उसकी तरफ नहीं होता तो जैक उसका फियांसी लाइटर चुरा लेता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है और यहाँ पकड़े जाने पर वो उसकी बहुत पिटाई करते हैं। लेकिन जब वो उसकी आईडी चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो एक स्टूडेंट है और वो उसे छोड़ देते हैं और कुछ पैसे देते हुए उसे जॉब ऑफर करते हैं। इसके बाद हेनरी यहाँ जूफा के घर जाता है, जो अपने डैड और उनके साथियों से छुपकर भाग रहा था। पहले तो वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो अपने डैड्स के टिकट चुराकर भाग रहा है तब वो उसके डैड की ही साइड ले लेता है और उसकी अच्छी क्लास लगाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जूफा को मोटिवेट करने के लिए एक स्ट्रीट बैंड के साथ परफॉर्म करता है, जहाँ कुछ समय बाद जूफा भी उसे ज्वाइन करता है। यहाँ ब्रूस और क्रिस जब घर आते हैं तो उनके डैड उन्हें अल्कोहल लाने के लिए कहते हैं और मना करने पर वो उन्हें धमकी देते हैं कि वो घर से उन्हें निकाल देंगे। और इस बात का पता जब हेनरी को चलता है तो वो उनके डैड से मिलकर उन्हें समझाता है और शराब की लत को छोड़ने के लिए रिहैब में जाने की सलाह देता है। इसके बाद हम डैरन को देखते हैं, जहां उसके डैड उसे कुछ मेकअप का सामान देते हुए कहते हैं कि अब तुम बच्ची नहीं हो, लड़कियों की तरह रहना सीखो, क्योंकि अब उसका छोटा भाई था जिसे डैरन के डैड बहुत प्यार करते थे। अब क्योंकि वो बचपन से ही लड़कों की तरह रही थी, इसलिए अचानक खुद को बदलना उसे अच्छा नहीं लग रहा था और वो सारा मेकअप अपने भाई को ही लगा देती है और डैड की गाड़ी चुराकर वहां से भागने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से भाग जाती, हेनरी वहां पहुंच जाता है और वो ड्राइविंग के लिए उसे एक अल्टरनेट ऑप्शन बताता है और जिसके लिए उसे लाइसेंस की भी जरूरत नहीं होगी। अगले दिन हम देखते हैं कि डैनन एक गो कार्ट रेस में हिस्सा लेती है, जहां हेनरी ने पहले ही उसके डैड को भी इनवाइट किया था। अब रेस के दौरान डैनन और उसके डैड में बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है। उन्हें अपनी बच्ची पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था और वो दोनों रेस के दौरान ट्रैक से बाहर पहुंच जाते हैं, जिससे एक हैवी व्हीकल डैनन की कार को जोरदार हिट करता है और ये देखकर उसके डैड को लगता है कि उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया है और वो बिलख बिलख कर रोने लगते हैं। तभी डैनन सही सलामत उनके सामने आती है तो वो उसे गले लगाकर रोने लगते हैं और इसके बाद से डैनन को एहसास होता है कि उसके डैड उससे भी कितना प्यार करते हैं। अगले ही दिन स्कूल के कुछ बच्चों को रिहैब में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ब्रूस और क्रिस अपने डैड को वहां देखकर हैरान हो जाते हैं। बच्चे उनसे सवाल करते हैं कि उन्हें शराब की लत कैसे लगी और उसकी वजह क्या थी, और तब वो बताते हैं कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मुश्किल दिनों में वो उन्हें 2 बच्चों के साथ अकेला छोड़कर चली गई और बस इसी गम में उन्होंने शराब को अपना सहारा बना लिया। और वो इंटरव्यू में ब्रूस और क्रिस का नाम नहीं लेते और बाकी बच्चों के वहां से जाने के बाद वो उनसे माफी मांगते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। ब्रूस और क्रिस भी उन्हें गले लगा लेते हैं और माफ कर देते हैं। अगले सीन में हम जैक को देखते हैं, जो अब अच्छा खासा अर्न कर रहा था, लेकिन जिनके लिए वो काम कर रहा था वो लोग अच्छे नहीं थे। वो जैक से कहते हैं कि अगली फाइट में तुम्हें फाइटर्स को नशे की दवा देनी होगी और इसके लिए वो उसे बहुत बड़ा अमाउंट भी ऑफर करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि उनका हेड जियानिंग अपने ही प्लेयर के हारने पर पैसे लगाता है, लेकिन जैक यहाँ पकड़ा जाता है। अब इससे पहले कि वो जियानिंग का नाम लेता, वो लोग उसे बुरी तरह से पीटने लगते हैं। तभी जैक की तलाश में हेनरी भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन भारी भरकम दिखने वाले फाइटर्स उसे धमकाकर भगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी हेनरी को जैक की आवाज आती है, जो मदद की गुहार लगा रहा था। इसके बाद हेनरी अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाता है और जियानिंग के चंगुओं को हवा में उड़ाने लगता है और उसकी ये फुर्ती देखकर आधे फाइटर्स की पैंट गीली होने लगती है, क्योंकि अटैक के साथ साथ उसका डिफेंस भी बहुत सॉलिड था। और ये देखकर जियानिंग अपने सबसे काबिल फाइटर को उसे लड़ने भेजता है, जो हेनरी पर भारी भी पड़ रहा था। लेकिन जहाँ
जहाँ पावर काम नहीं आती वहाँ हेनरी अपने दिमाग का बखूबी इस्तेमाल करता है और उसकी आंख पर क्रीम से हमला कर देता है, और जब उसे दिखने में समस्या होती है तभी हेनरी उसे चित कर देता है और हेनरी के साथ उन सभी को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। और इसके बाद जैक जियानिंग की हकीकत बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे धमका देते हैं। इसके बाद यहाँ मीडिया में ये खबर फैल जाती है कि हेनरी ने स्टूडेंट के लिए एक प्रोफेशनल फाइटर को हरा दिया है, जिससे वो पूरे शहर में फेमस हो चुका था, और अगले ही दिन से सभी स्टूडेंट्स उसके रिस्पेक्ट करने लगते हैं। इसके बाद हम हेनरी का फ्लैशबैक देखते हैं, जहां वो भी एक शरारती बैक बेंचर हुआ करता था। एक बहुत बड़े इवेंट में पियानो बजा रहे बच्चे पर उसने वाटर बलून्स फेंके थे और उससे लड़ाई के दौरान गलती से हेनरी ने उसका हाथ भी तोड़ दिया था, और इसी वजह से बचपन में ही उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था। यहाँ हम देखते हैं कि सभी बच्चे हेनरी को बहुत प्यार से ग्रीट करते हैं और आने वाले एग्जाम्स की तैयारी में लग जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स इम्प्रूव कर रहे थे, लेकिन ब्रूस को ड्रग की एडिक्शन लग जाती है। अब वो पढ़ाई पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा था। हेनरी भी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे सच्चाई नहीं बताता, और धीरे धीरे नशे की लत की वजह से ब्रूस को बहुत परेशानी होने लगती है और वो डिप्रेशन में आकर घर की बालकनी से ही कूद जाता है, जिससे उसे बहुत गहरी चोटें आती हैं। अब इससे मीडिया को एक मुद्दा मिल जाता है और वो इसका ब्लेम स्कूल और हेनरी पर ही डाल देते हैं, और इसी वजह से एजुकेशन बोर्ड के कुछ ऑफिसर्स हेनरी को सस्पेंड कर देते हैं। और जब वो स्कूल छोड़कर जा रहा था तो सभी बच्चे बहुत दुखी होते हैं और वो उससे वादा करते हैं कि आने वाले एग्जाम में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और बस उसी दिन से वो सभी दिल लगाकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। और फाइनली वो दिन आ जाता है जब वो एग्जाम में अपीयर होने वाले थे, लेकिन उन सभी को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है कि हेनरी उन सबसे एग्जाम से पहले स्कूल में ही मिलना चाहता है। और जब सारे बच्चे क्लास तक पहुंच जाते हैं तो जियानिंग अपने मुस्टंडों के साथ वहां पहुंचता है, क्योंकि वो चाहता था कि इनमें से कोई भी बच्चा एग्जाम तक ना पहुंच पाए और वो हेनरी से अपना बदला ले सके। और यहाँ हेनरी को भी जियानिंग की इस हरकत की खबर लग जाती है और वो स्कूल पहुंच जाता है। वो अकेले ही उन सभी के छक्के छुड़ा देता है और बच्चों को वहां से आजाद कर देता है। हेनरी जब जियानिंग से फाइट कर रहा था तभी उसे पता चलता है कि ये वही स्टूडेंट है जिसका बचपन में गलती से उसने हाथ तोड़ दिया था, और उसके बाद से वो कभी पियानो नहीं बजा पाया और सिर्फ हेनरी की वजह से उसका सपना पूरा नहीं हो पाया। वो चिल्ला कर हेनरी पर ब्लेम करते हुए उस पर हमला करता है। हेनरी यहाँ उससे माफी मांगने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसकी एक भी सुनने को राजी ही नहीं था। और जब वो नुकीले स्क्रू ड्राइवर से लड़ रहे होते हैं तब हेनरी को यह मौका मिलता है कि वो जियानिंग को खत्म कर सके, लेकिन बचपन में अनजाने में हुई उस गलती की वो माफी मांगता है और उसे छोड़ देता है। यहाँ सभी स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर होते हैं और जब उनका रिजल्ट आता है तो वो बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाते हैं। यहाँ जियानिंग भी दोबारा से पियानो बजाने के सपने को जीने लगता है। हम ब्रूस को देखते हैं जो धीरे धीरे रिकवर कर रहा था और वो वादा करता है कि अगले साल मेहनत करके वो भी एग्जाम को क्वालिफाई करेगा। एजुकेशन बोर्ड से प्रिंसिपल को बहुत अच्छा फंड मिलता है, जिससे वो भी बहुत खुश होते हैं। और मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि हेनरी को एक नया बैच मिल चुका है, जिसमें और भी नटखट और शरारती बच्चे भरे हुए हैं, और फिर से वो अटेंशन के लिए वही फायर स्प्रिंकलर वाली ट्रिक को करता है, जिसके साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।